रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। योगी सरकार अब इन छात्रों को भी देगी छात्रवृत्ति और छात्रावास की सुविधा। जानिए सीएम ने क्या कहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी सरकार राजधानी में एक भव्य स्मारक व सांस्कृतिक केंद्र बनवाकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समर्पित करेगी। हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर शोध करने वाले शोधार्थियों के रहने व उनके स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस पर महासभा परिसर में आयोजित समारोह में ये बात कही। उन्होंने कहा कि छात्रों को छात्रावास की सुविधा मिलने के साथ ही प्रेक्षागृह व अन्य सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। पुस्तकालय की सुविधा भी होगी। 68 लाख छात्रों की छात्रवृत्ति रोकने का काम भी पिछली सरकार में किया गया। हमारी सरकार ने 22 लाख लोगों को उनके घरों पर कब्जे दिए। पूर्व की सरकारों ने इन्हें बेदखल करने का काम किया था। गोरखपुर को आज मिलने जा रही है 3 बड़ी सौगातें। पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को गोरखपुर एम्स, फर्टिलाइजर कारखाने और आईसीएमआर के जांच केंद्र का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लेने सोमवार शाम गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। उन्होंने कहा कि प्लांट और एम्स का उद्घाटन कार्यक्रम भव्य होगा। ये उत्तर प्रदेश के विकास के लिए ऐतिहासिक है। अधिकारियों के अनुसार गोरखपुर उर्वरक संयंत्र 8,603 करोड़ प्रतिवर्ष 12.7 लाख मीट्रिक टन नीम लेपित यूरिया का उत्पादन करेगा। इस परियोजना से न केवल किसानों के जीवन में समृद्धि आने की उम्मीद है, बल्कि युवाओं के लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 20,000 रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। दूसरी ओर गोरखपुर एम्स के 1,011 करोड़ रुपए से न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश की आबादी बल्कि झारखंड और नेपाल भी विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ एक बड़ा हिस्सा लाभान्वित होगा। गोरखपुर के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि मंगलवार से जिले भर में इलेक्ट्रिक बसें भी चलने लगेंगी। मोदी ने बताया था कि हिंदुस्तान उर्वरक के नाम से करीब 600 एकड़ क्षेत्रफल में बने इस कारखाने से रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने में भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। गठबंधन की पहली रैली आज मेरठ में बड़ा ऐलान करेंगे अखिलेश जयंत। उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मेरठ के दबथुआ में काफी गहमा गहमी दिख रही है। आज यानी मंगलवार को यहां समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल गठबंधन की पहली रैली होगी। रैली में भीड़ जुटाने के लिए दोनों दलों के पदाधिकारी 3 दिनों से मेरठ में डेरा डाले हुए हैं। इस रैली में जहां गठबंधन का औपचारिक ऐलान होगा, वहीं सपा और रालोद कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इसकी भी घोषणा हो सकती है। सपा रालोद के कार्यकर्ता रैली की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। आपको बता दें कि पहले ये अकेले रालोद की ही रैली थी, लेकिन बाद में इसे गठबंधन की रैली में तब्दील कर दिया गया। ये पहला मौका होगा जब दोनों नेता चुनाव से पहले एक साथ होंगे। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले प्रतिज्ञा गारंटी कार्ड बांटेगी। कांग्रेस सरकार बनने पर लाभार्थी कर सकेंगे दावा। जनता से की गई प्रतिज्ञाओं को उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ होने पर साकार करने का भरोसा दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी लक्षित समूह के बीच यूनिक कोड वाला प्रतिज्ञा गारंटी कार्ड बांटेगी। कांग्रेस की सरकार बनने पर इस यूनिक कोड के जरिए लाभार्थी अपना दावा पेश कर सकेंगे। कांग्रेस महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ सोमवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में हुई चुनाव अभियान समिति की बैठक में इस पर चर्चा हुई। चुनाव समन्वयन समिति के साथ प्रियंका की बैठक में विभिन्न समितियों के बीच बेहतर तालमेल के लिए मंडल स्तर पर समन्वय समिति का प्रभारी और जिला स्तर पर चुनाव अभियान समिति का प्रभारी बनाने का फैसला भी हुआ है। विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के अभियान को धार देने के लिए कांग्रेस महिलाओं और युवाओं पर खास फोकस करेगी। दूसरे राज्यों में कांग्रेस की बड़ी महिला नेताओं को भी अभियान में लगाया जाएगा। युवतियों के बीच लड़की हूं लड़ सकती हूं नारा लिखा रिस्ट बैंड भी बांटा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस 2 तरह के घोषणा पत्र जारी कर सकती है। इनमें एक महिलाओं पर केंद्रित होगा, दूसरा समग्र घोषणा पत्र होगा जिसका फोकस किसानों और युवाओं पर होगा। मिल गया यूपी में जीत का फॉर्मूला। गुजरात के बाद काशी मॉडल दिखाएगी भाजपा। जाने क्या है रणनीति। वर्ष 2014 में केंद्र की भाजपा में आने के साथ ही पार्टी में मोदी युग का आगाज हुआ। इसे मुकाम तक पहुंचाने में उस गुजरात मॉडल का भी खास योगदान रहा, जिसका विजन डॉक्यूमेंट पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले पेश किया गया था। यूपी की सत्ता में वापसी के लिए पार्टी ने अब काशी मॉडल तैयार किया है। इस मॉडल को देश प्रदेश में घर घर तक पहुंचाने को व्यापक योजना तैयार की गई है। काशी में यूं तो सड़क, बिजली, पानी जैसी आधारभूत सुविधाओं के विकास के अलावा भी बहुत काम हुए, मगर मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर
जोर था। प्रधानमंत्री 13 दिसंबर को इसका लोकार्पण करने वाले हैं। इसी के साथ काशी में एक अघोषित कुंभ का भी आगाज होगा, जहां देश दुनिया के लोग जुटेंगे। काशी मॉडल के जरिए भाजपा की योजना चुनावी माहौल बनाने की है। योगी को सीएम बनाने खुद मैदान में उतरे पीएम मोदी। 47 दिन में चौथा पूर्वांचल दौरा। एम्स, फर्टिलाइजर और आरएमआरसी लैब का करेंगे लोकार्पण। गोरखपुर सीएम योगी का गढ़ होने की वजह से इन दिनों चुनावी अखाड़ा बन चुका है। सत्ता तक पहुंचने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने पूर्वांचल को ही सत्ता की शॉर्टकट सीढ़ी मान ली है। एक और जहां कांग्रेस की प्रतिज्ञा रैली लेकर गोरखपुर पहुंची प्रियंका गांधी चुनावी हुंकार भर चुकी हैं, दूसरी ओर समाजवादी विजय यात्रा लेकर गोरखपुर से कुशीनगर तक जाकर अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ा दिए। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10,000 करोड़ की लागत से एक नहीं बल्कि 3 प्रोजेक्ट्स की यहां सौगात देंगे। ऐसे में किसान आंदोलन और तमाम विवादों की वजह से पश्चिमी यूपी में अपनी कम होती सीटों को देखते हुए बीजेपी का भी पूरा फोकस इन दिनों पूर्वांचल पर ही है। यूपी के चुनाव से 2024 की तैयारियों में जुटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार फिर योगी को दोबारा सीएम की कुर्सी तक पहुंचाने के लिए खुद मैदान में उतर चुके हैं। अमेठी में मंत्री गिरीश चंद्र यादव का अखिलेश पर तंज। बोले, अपने पिता चाचा का नहीं हुआ वह कभी जनता का नहीं हो सकता। योगी सरकार के आवास एवं शहरी नियोजन राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव सोमवार को 1 दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंचे। उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि जो अपने पिता चाचा का नहीं हुआ वह कभी जनता का नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी के संरक्षक और उनके बेटे बोलते हैं हम किसान के बेटे हैं, लेकिन आज तक मेरी बात समझ में नहीं आई कि किस प्रमाण के आधार पर कह रहे हैं कि हम किसान के बेटे हैं। कौन सा काम किया है कि कह रहे हैं किसान जब रबी की बुआई और खरीफ की उगाई करता था तो उसके पास पैसे नहीं हुआ करते थे। सेठ साहूकार के यहाँ ब्याज पर पैसे लेकर बुआई करता था। अटल बिहारी वाजपेयी ने किसानों को समृद्ध बनाया। गोरखपुर में बसपा से बर्खास्त किए गए हरिशंकर तिवारी के दोनों बेटे, एक रिश्तेदार की भी पार्टी से छुट्टी। बेटे विनय शंकर तिवारी और कुशल तिवारी को पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया है। साथ ही हरिशंकर तिवारी के भांजे गणेश शंकर पांडे को भी पार्टी से निकाल दिया गया है। इन तीनों को अनुशासनहीनता के चलते पार्टी से निकाला गया। इसके पहले विनय शंकर तिवारी के समाजवादी पार्टी में चर्चा चल रही थी। हरिशंकर तिवारी के बेटे कुशल तिवारी 2 बार संत कबीरनगर से सांसद रहे, तो छोटे बेटे विनय शंकर तिवारी चिल्लू विधानसभा से बीएसपी विधायक है। गणेश शंकर पांडे हरिशंकर तिवारी के भतीजे हैं और बीएसपी सरकार में विधान परिषद के सभापति रहे। बताया जा रहा है कि 12 दिसंबर को अखिलेश यादव की मौजूदगी में विनय तिवारी, उनके बड़े भाई कुशल तिवारी और गणेश पांडे सपा में शामिल हो सकते हैं। बताया यह भी जा रहा है कि इनके साथ 2 अन्य ब्राह्मण विधायक भी सपा में शामिल होंगे। केंद्र सरकार से एसकेएम को नहीं मिला बातचीत का न्योता। आज सिंगू बॉर्डर पर होगी अहम बैठक। तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों के निरस्त होने के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य समेत 6 मांगों को लेकर किसानों का प्रदर्शन जारी है। इस बीच केंद्र सरकार के तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले साल से दिल्ली की सीमाओं पर धरने की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक होगी। सरकार ने एमएसपी पर किसानों की मांग पर विचार करने के लिए 5 सदस्यों की एक समिति की घोषणा की है। मोर्चा ने इसमें शामिल होने वाले सदस्यों के नाम सरकार को भेज दिए हैं। किसान नेता आंदोलन के दौरान दर्ज सभी केस वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। पिछले दिनों सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में शामिल हिम्मत सिंह गुर्जर ने दावा किया है कि मंगलवार की बैठक में आंदोलन की वापसी का ऐलान हो सकता है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कहा कि लेकिन अब ऐसा नहीं लगता है कि हिम्मत सिंह गुर्जर ने यह भी कह दिया था कि किसानों को मुआवजा देने पर गृह मंत्रालय से बात हो गई है। इसके तहत पंजाब मॉडल पर मृतक किसानों के परिवारों को मुआवजा मिलेगा। यूपी के लिए चुनावी शंखनाद हो चुका है। आरोप प्रत्यारोप के बीच राजनीतिक दल खुद को चुनावी रण में बेहतर साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस बीच हर कोई जानना चाहता है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किसको हासिल होगी जीत की कुर्सी, किसका होगा यूपी पर राज। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज हमने ताजा ओपिनियन पोल तैयार किया है। आपको बता दें कि किस पार्टी को कितनी सीटें यहां पर मिल रही हैं, कौन सी पार्टी उभर कर सामने आ सकती है, जनता की पहली पसंद कौन है। कुछ हद तक हमने ये जानने की कोशिश की है। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं बीजेपी की। तो बीजेपी को यहाँ पर मिल रही हैं 195 से 203 सीटें, यानी कि बीजेपी को यहाँ पर 195 से 203% सीटें मिल रही हैं विधानसभा। अब बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी की। तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर मिल रही हैं 100 से 110 विधानसभा सीटें। वहीं बसपा प्रमुख मायावती को यहाँ पर मिल रही हैं 12 से 20 विधानसभा सीटें। कांग्रेस को यहाँ पर मिल रही हैं 24 से 32 विधानसभा सीट। अन्य को यहाँ पर मिल रही है 5 से 3 विधानसभा सीटें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि इस बार बीजेपी अपनी सरकार बना सकती है। फिलहाल ये तो वक्त ही बताएगा। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि यूपी किसका होगा।
फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आपके हिसाब से कौन सी पार्टी अपनी सरकार बना सकती है, कौन सी पार्टी उभर कर सामने आ सकती है। हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बेहद ज़रूरी है।